धन्यवाद करता हूँ। शेखावत साहब, आपने आज एम्स का दौरा किया। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो मरीजों को आती है वो एक मेडिकल शॉप है। बाहर जाके लोगों को सब स्टैंडर्ड मेडिसिन लेनी पड़ती है और इधर वेटिंग जो है कभी कभी क्यू में एक घंटा चलती। क्योंकि ऐसा है कि मेडिकल एम्स में अभी मैं खुद देख करके आया हूँ कि यहाँ जनौषधि केंद्र खुला है। जनौषधि केंद्र आप सबके संज्ञान में होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक नई पहल थी कि जेनरिक मेडिसिन जो हैं हिंदुस्तान में बहुत महंगी दामों पर अलग अलग ब्रांड्स में बिकती है। लोगों को सस्ते दर पर गुणवत्ता युक्त मेडिसिन मिल सके, इसके लिए इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया था। और आज जो है ये इसके काउंटर्स जो हैं उनको 10,000 तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। और पिछले 5-6 वर्षों में जब से ये काउंटर्स बनना शुरू हुए और लोगों को इसके माध्यम से सस्ती दवाइयाँ मिलनी शुरू हुई, 90% से लेकर के 50-60% तक डिस्काउंटेड रेट में मार्केट प्राइस से कम प्राइस में गुणवत्ता की दवाई जेनरिक मेडिसिन इन स्टोर्स पर मिलती है। और इसके कारण से देश के सामान्य व्यक्ति को 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। काउंटर यहाँ फंक्शनल है, काम कर रहा है। मैं जा कर के अभी मैं खुद वहाँ गया था, मैंने खुद वहाँ चर्चा की थी। वहाँ 90% डिस्काउंटेड रेट पर भी दवाइयाँ बिकती है तो भी 10,000-15,000 रुपये से ज़्यादा की एवरेज पर डे सेल हो रही है। इस तरह के 3 काउंटर्स जो हैं वहाँ पर अलग अलग इस एम्स परिसर में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी को असुविधा हो रही है तो निश्चित ही उस असुविधा को दूर करने के लिए हम सबको आगे प्रयास करने की आवश्यकता है। शेखावत जी, अपने गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 जनवरी ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਝਾਕੀ ਬਾਹਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, देश में रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होती है जी, उस परेड में सभी प्रदेशों की, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जिनके ऊपर देश गर्व करता है, DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी झांकियां वहां पर रहें, चलें। ये परंपरा अनेक दशकों से चल रही है। जी, झांकियों के जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, क्योंकि हर साल 15 से 18 स्टेट्स की और 4 से 5 केंद्र शासित प्रदेश और ऑर्गेनाइजेशन से उनकी झांकियां वहां प्रदर्शित की जाती हैं। इसकी जो व्यवस्था बनी हुई, क्योंकि इसको लेकर के जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूँगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है, मैं उसमें उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तकनीकी रूप से जितने टैब्ल्यू, जितनी झांकियाँ वहाँ पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक कमेटी बनी हुई है जो 10 लोग जिसमें हैं, जिसमें अधिकांश लोग जो हैं, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मेजॉरिटी लोग म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो लोग इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं। और कुछ उसमें सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो लोग साथ बैठते हैं। ये सब लोग बैठ करके जो राज्यों से प्रस्ताव आते हैं, किस थीम पर किस तरह की झांकी उन्होंने बनाना प्रस्तावित किया है, ये कमेटी जो है इवैल्यूएट करती है और वही सेलेक्ट करती है। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में कहीं भी प्रत्यक्ष सरकार का कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से कोई थीम डेवलप करता है, कोई उस थीम के हिसाब से उसको कॉन्सेप्चुलाइज करे, उस कॉन्सेप्ट को जो है रियलेट करता है, उसको रियलेट करके उसके एक झांकी का मॉडल बनाता है और वो मॉडल बना करके अपना प्रस्ताव रखता है। उस प्रस्ताव पर ये तकनीकी कमेटी समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद में उसकी उपयोगिता, उसकी जो है उसके फीचर्स, किस थीम पर उन्होंने बनाया, उस थीम की रेलेवेंस, इन सब चीज़ों को मोटे तौर पर आकलन करके उसके बारे में निर्णय करते हैं। और जब जो डिज़ाइन सारी स्टेट्स और यूटीज सबमिट करती हैं, उनमें से जो कमेटी रेकमेंड करती है उनको
ओवरऑल एक हॉलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पूरे देश की वर्तमान परिस्थिति का हो, इसको देख करके इसका निर्णय किया जाता है। हर साल जो ये सिलेक्शंस होता है 6-7 मंत्रालयों का होता है या डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स का होता है, 4-5 2-3 यूटीज़ का होता है, बाकी 15 से 18 स्टेट्स उसमें आती हैं। और इसको भी 6 जोन में देश को बांटा गया, क्योंकि सिलेक्शन में ऐसा न हो कि सारे लोग एक ही जोन से आ जाएं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ऐसे 6 जोन में इसको बांटा गया है। और नॉर्थ ईस्ट को, एक भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्राथमिकता दी है, पहले 5 जोन होते थे, अब उसको 6 जोन बनाए गए। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाब नॉर्थ जोन में आता है और उस नॉर्थ जोन में पंजाब को पिछले 8 साल में, या मैं कहूँ कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल में, पंजाब को 7 बार वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे देश के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश ऐसे भी हैं जिनको कभी बरसों तक, दशकों तक भारत के उस गणतंत्र दिवस की परेड में अपने आप को शोकेस करने की परमिशन नहीं मिली थी। उनकी झांकियां सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। गणतंत्र दिवस जैसे सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण समारोह को इस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे आगे बढ़ करके देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे सारे राज्य जो सेलेक्ट नहीं हो सकते, नहीं हो पाए, किसी भी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके मन में मायूसी न हो और वो लेफ्ट आउट न महसूस करें, इसको देखते हुए जो एक नई व्यवस्था लाल किले के नीचे पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभ की है भारत पर्व के नाम से, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में साक्षी होने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। गिने चुने लोग वहाँ देश भर से पहुँच पाते हैं, उनको पासेस मिलते हैं। देश पूरा टीवी के माध्यम से देखता है, लेकिन हज़ारों हज़ार लोग आकर के इस गणतंत्र दिवस के समारोह के साथ में जुड़ें, इसको लेकर के भारत पर्व की कल्पना की गई। और लाल किले के प्राचीर के नीचे जो है 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक वो भारत पर्व चलता है। उस भारत पर्व में ऐसे सारे प्रदेश जिनकी झांकियां वहाँ न आ पाई हैं, उनको भी शोकेस करने का अवसर मिले, ताकि हज़ारों लोग प्रत्यक्ष रूप से और लाखों करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से उनको देख सकें। दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर विद द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट, बिकॉज दिस इट हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड दिस ईयर। तो इसको पॉलिटिसाइज करने की न तो कोई आवश्यकता थी, न कोई रेलेवेंस था। उसको आप शहीद आजम भगत सिंह के कुर्बानी से जोड़ करके और फिर उसका देश में इस तरह की दुर्भावना व्यक्त को जो है प्रदर्शित करके पंजाब स्टेट के लोगों को इमोशनली आप जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि कम से कम ऐसे अवसरों पर, जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा हो, देश स्वाधीनता दिवस मना रहा हो, हमको इन सब से बचने की आवश्यकता है, इन सब के राजनीतिकरण से दूर करने की आवश्यकता है, मेरा व्यक्तिगत विचार। Sir, what were the reasons behind the rejection of these taboos? That is to be told by only जो उस कमेटी में लोग बैठे थे उन्होंने क्यों नहीं किया है तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने वो उसको क्लियर कर दिया है पहले ही कि वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत सूचनाओं पर आधारित हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित की, ऐसा कभी नहीं होता है जो आपने जिस बात के लिए आप इंगित करना चाहते हैं। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? देखिए, दुनिया में अपने देश के लिए, देशों के लिए, अपने अपने देशों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुर्बानी देने का पूरी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन इतने कम उम्र के बच्चों ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए इस तरह से कुर्बानी दी हो, ऐसे एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते। ऐसे बाल शहीदों का सम्मान स्थापित हो और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें, युगों युगों तक उनका बलिदान जो है हमेशा रेलेवेंट और प्रेरक बना रहे, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ाद होने के इतने वर्ष बाद और बलिदान के इतनी शताब्दी के बाद में पूरे देश इस दिन को मनाए,
इस दृष्टिकोण से वीर बाल दिवस को के रूप में 26 तारीख को नामित किया है। लेकिन जो ड्रामा और उसको लेकर के देखिए, ड्रामाज कोई सरकार नहीं बनाती या कोई व्यक्ति। अब किसी विषय को लेकर के कोई अगर जो है कोई काल्पनिक चित्रण करके कोई इसको लेकर के नाटक बनाता है, उसको लेकर के मैं नहीं मानता कि इन सब विषयों को इस तरह की राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता है, और सरकार को इसके लिए सरकार को इसके साथ में जोड़ना। देखिए, देश में इस तरह की अनेक घटनाएं होती है। रानी पद्मावती पर किस तरह के मूवीज़ बनाए गए हैं, महाराणा प्रताप पर किस तरह की मूवीज़ बनाई गई, इनको लेकर के इस तरह के प्रयास कुछ लोग करते हैं, बाद में उसको लेकर के आवाज़ें भी उठती है। चलिए, उसको राइट प्लेटफॉर्म पर एसजीपीसी उठाएगी और उसका निस्तारण भी होगा। शेखावत सर, इलेक्शन लोकसभा का बहुत नजदीक है कि एक बार फिर पंजाब च श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा को फ्रंट पे नजर आएंगे। हाँ, देखिए, मुझे आज सुबह भी ये प्रश्न किसी ने पूछा था, मैंने उनसे भी ये कहा था कि वैसे तो राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है और वहाँ किसी भी तरह की किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होंगे कि कल नीतीश कुमार साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जुड़ने की कहीं अपने इच्छा व्यक्त की है, जेडीयू ने व्यक्त की है। हमने ये भी देखा इस देश में कि दुर्विरोधी जो है एक साथ आकर के और सरकार चला रहे हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, कुर्सी की प्राप्ति के लिए इस तरह के समझौते आपस में राजनीतिक दल करें। हमने इन सबको देखा है, देश का इतिहास का जो है इसका साक्षी है। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा और जिम्मेदारी के साथ मैं कहूँगा कि आज जब मैं आपको बैठ करके बात कर रहा हूँ, आज की तारीख तक 30 तारीख दिसंबर की है आज 2023 की, और दिन के 3:06 हुए हैं। अब तक इस विषय में न तो कहीं कोई प्रस्ताव है, न कोई चर्चा है, न कोई विचार है, न कोई चिंता है, न कोई इस विषय को लेकर के कहीं बातचीत हो रही। अभी तक इस विषय को लेकर के कहीं किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, माननीय मोदी जी के काम के दम पर, माननीय मोदी जी के चेहरे के दम पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ करके इस जो है लोकसभा के चुनाव में जो देश ने तय कर लिया है कि एक बार फिर माननीय मोदी जी को अवसर देकर के प्रधानमंत्री बनाना है, उसी के साथ में खड़े होकर के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करें। 24 के इलेक्शन नज़दीक है, अभी इन दिनों में फिर से दोबारा एसबीआई का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 24 के इलेक्शन से इस मुद्दे का कोई संबंध है। ये मुद्दा वर्षों से, अनेक वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है निर्णय भी, उसमें फैसला भी सुनाया है। फैसला सुना करके सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में बैठ करके और इसका कुछ एमिकेबल सोल्यूशन, समझौते के साथ में दोनों मिलजुल करके कोई इसका मार्ग निकालें। अनेक बार प्रयास करने के बाद में भी, कई बैठकों के बाद में भी न होने पर हमने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि इसका मार्ग नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला देते हुए जल शक्ति मंत्री को यह जिम्मेदारी दी थी, और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर के इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूं। मैंने 2 बार बैठ कर के प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई मार्ग नहीं निकल पाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पिछले दिनों में दिए गए 4 अक्टूबर के महीने में दिए गए फैसले में ये कहा है कि वर्तमान में वो जो नहर उस समय बनी थी, उस नहर की ऑन ग्राउंड सिचुएशन पोजीशन क्या है, उसकी समीक्षा करके, उसका सर्वे करके, और हम जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करें। अभी हमने 2 दिन पहले दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस तरह से जो है इम्प्लाई किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा की है, विस्तार से बातचीत की है। और पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का पहले जब फैसला आया था और उसके बाद में जब विवाद हुआ था, उसके बाद में पंजाब ने जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट किया था, विधानसभा में पारित किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश से जो रिसीवर नियुक्त किया गया था, उसके बाद में आज तक वो पोजीशन स्टेटस को है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें जो नहर बनी हुई थी वो नहर बनी हुई है और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। उन्होंने ये मीटिंग में ये कहा है
let it be minutized and it is confirmed by the state of government and let them file a affidavit in the Supreme Court कि हमारी परिस्थिति वही है। आगे सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, ये तो लोकसभा और राज्यसभा ने अपने यहाँ पर कानून पारित किया है। अब लोकसभा और राज्यसभा को कानून पर जो पारित करने की जो क्षमता है, जो अधिकार संविधान ने दिया, हमको उसको चुनौती देने की न तो आवश्यकता है न कहीं ज़रूरत भी है। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये संसद ने पारित किया है। संसद ने पारित किए हुए कानून के ऊपर हमको प्रश्न चिन्ह खड़े करने का अधिकार नहीं है। थैंक यू जी, चलिए, धन्यवाद।